दोस्तों नमस्कार। मैं अमित कुमार महतो आप सबों का अमित टॉक शो के तीसरे सीजन का पहले एपिसोड में स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रत्येक बार एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ आपके साथ मिलते हैं और इस बार हम जिस शख्सियत से मिल रहे हैं उनका नाम है विशाल गुप्ता। उनकी एक कॉर्पोरेट लाइफ की एक लंबी जर्नी रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया और आज अजय रिलेशनशिप एंड लीडरशिप कोच हम सबके बीच मौजूद हैं एंड एक सक्सेसफुली अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। सो मैं उनके बारे में डिटेल में बात करूं, हम उनसे ही उनके बारे में डिटेल में सुनते हैं। सो विशाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अमित जी, यस विशाल जी, पे बुलाने के लिए। सो थैंक यू सो मच विशाल जी। मैं समझ सकता हूँ आपका बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें आपने इतने कम समय में हमें टाइम दिया और आप अवेलेबल हुए, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सो विशाल जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया अपने दर्शकों को कि मैं आपका प्रोफाइल को जस्ट देख रहा था। सो आपका कॉर्पोरेट लाइफ की जर्नी काफी अच्छी चल रही थी। आपने इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कंपनियों के साथ काम किया और उसके बाद एक शिफ्ट। सो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ? देखिए, जहाँ तक अच्छी चलने वाली बात है, बाहर से बिल्कुल अच्छी चल रही थी। मतलब जो दुनिया को नजर आता है वो तो बहुत अच्छा था। यस यस, क्योंकि मेरी प्रमोशन भी बिल्कुल ठीक है, प्रमोशन भी हुई मेरी 2 बीच में और मेरा पैकेज भी ठीक ठाक था। मैं कमा रहा था, तो दुनिया की नज़र में जो सब कुछ ठीक ठाक जिसे कहते हैं वो तो दिखाई देता था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं करता था उस चीज़ को लेके। और इनफैक्ट एक कड़वा सच ये भी है कि मैं अपने काम में बहुत गहरा नहीं उतर पाया था, अपनी सॉफ्टवेयर वाले काम में बहुत गहरा नहीं उतर पाया था। मैनेज में कर लेता था, तो मैनेज करने में दिक्कत नहीं थी और हो सकता है मैं पूरी जिंदगी उसमें बिता देता मैनेज करते हुए, पर मैनेजमेंट नहीं करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू फील सेटिस्फाइड, डीप फुलफिलमेंट एक मैं ढूंढ रहा था जो मुझे उस काम में नहीं मिली कभी, और मैं शायद कभी गहरा भी नहीं जा पाया। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन था कि समझ में आ गया था मुझे अर्ली स्टेज पे ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। समझ। तो एक बात बताएं हमें, आपकी आपका बचपन कैसा रहा था? आप कहाँ के रहने वाले हैं? देन एक होता है ना, बचपन में इंसान कुछ सोचता है, आगे बढ़ते हुए कुछ और शायद कर लेता है, फिर आगे चलता है तो फिर रियलाइज करता है कि नहीं नहीं, मैं इस चीज के लिए भी फिट नहीं हूँ। आपकी बातों से ऐसा ही कुछ मुझे फील आ रहा है। सो अगर हम बात करें एस्पिरेशंस की, आपके एस्पिरेशंस जो बोलते हैं ना क्या थे बचपन में, देन टाइम के साथ कब ये इसमें बदलाव आया और कब ये लगा कि नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं, कुछ और चीज के लिए बना हूं, और आज जो आप इस चीज को कर रहे हैं एकदम दिल से कर रहे हैं, इसके बारे में, इससे आपका कनेक्शन कैसे हुआ और कब हुआ? थोड़ा डिटेल में बताएं। ठीक है, मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जनरली यही होता है कि हर व्यक्ति के पास एक एस्पिरेशन होती है, राइट। वो कहता है बचपन में कोई ड्रीम देख लेता है, कोई सपना देख लेता है, कुछ भी, किसी से इंस्पायर हो जाता है, किसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैंने कभी कोई सपना ऐसा देखा ही नहीं कि मुझे बड़े होके ये बनना है या वो बनना है, और मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीता रहा जहाँ पे सिर्फ चीजें चल रही थी, ठीक है। हाँ, 11th-12th में मेरे जहाँ मैं पढ़ता था तो कुछ दोस्त थे मेरे जो बोलते थे कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बस आप ये समझ सकते हैं कि भेड़ चाल में, यानी उनके देखा देखी मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग लाइन में, मुझे सॉफ्टवेयर का सी भी नहीं पता था। 11th-12th में मेरे पास बायोलॉजी थी, मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था, बट मैं फिर भी वहाँ चला गया जी। तो आप ये कह सकते हैं कि बस भेड़ चाल में चलते चलते मैंने वो किया, और मैं वहां जब लैंड किया मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में, और सब्जेक्ट्स आए C++ वगैरह सब्जेक्ट्स आए, तो वो मेरे दिमाग को हिलाने लगे। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। मतलब इट वाज नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल। सच बताऊं तो पहली वो में तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। इसी तरीके से 4 साल बिताए, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं समझ में आता था, समझ तो मैं लेता था धीरे धीरे जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी। पर खुद करने वाली बात है, जैसे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर की मैं बात करूं तो कोर है, अगर आप सॉफ्टवेयर स्क्रैच से लिख सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, देन यू आर ए रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
तो वो आपका कोर है, आपका स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए बना है। मैं वो कभी नहीं कर पाया। समझ लेता था, कॉपी कर लेता था, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देता था, बट मैं उसमें कभी डीपली नहीं जा पाया। तो आप ये कह सकते हैं कि एज सच मेरी कोई एस्पिरेशन बचपन में थी ही नहीं। दोस्तों को देखते देखते मैं वहां चला गया, वहां मेरी जॉब लग गई, इन्फोसिस में डायरेक्ट प्लेसमेंट हो गया, कैंपस प्लेसमेंट। वहां जाके जरूर मैंने मेहनत की निश्चित तौर पे, और जो ट्रेनिंग होती है बहुत वर्ल्ड क्लास होती है इन्फोसिस की। 4 साढ़े 4 महीने की ट्रेनिंग थी, शुरुआती झटके लगे, बट धीरे 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 मैं उभर आया और मैनेज करने लायक मैंने वहां काम कर लिया था अपना, मतलब इट वॉज ओके। बट जहां तक स्क्रैच से कुछ लिखने की बात होती थी तो मैं देखता था कि मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहा हूँ, और कोशिश करने के बाद भी मैं उसमें नहीं जा पाया। तो फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू किया, ये अर्ली स्टेजेस की बात है, जब मैं इन्फोसिस में ही काम कर रहा था, कि और क्या है जो मुझे पसंद है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कॉलेज में भी कुछ अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को मैंने कुछ पढ़ाया था, थोड़ा बहुत एक काम ये किया था। तो मैंने ये देखा कि मुझे समझाना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे आती है, जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मुझे वो समझाना बहुत अच्छा लगता है, भले ही उसको समझ में आए ना आए, ये अलग बात है। तो जब मैंने ये फिगर आउट किया जी। तो मुझे ये समझ में आ गया, हाँ यार ये पढ़ाना अच्छा लगता है। नाउ सर्च ये शुरू हुई कि मैं कर क्या सकता हूँ, है ना, मैं क्या पढ़ाऊँ एक्चुअल में। और मैं जब इन्फोसिस में था, वहां से मैंने स्विच किया टीसीएस में, क्योंकि मेरा घर दिल्ली में है और टीसीएस इन्फोसिस यहाँ दिल्ली के आसपास है ही नहीं कहीं पे। मैं यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, कुछ 9 से 12th में मैथ्स का ट्यूशन, क्योंकि वो एक चीज थी जो मुझे पसंद भी थी, और मैंने कहा चलो अच्छा इसको देखते हैं। वो पढ़ाते हुए मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ ये काम अच्छा है। पर फिर स्टूडेंट्स नहीं मिले साल भर के बाद, और वो भी छूट गया, एंड आई जस्ट कैरीड ऑन। मैं आपको फ्रैंक बताऊं तो मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा था, और कोई रीजन नहीं था। ठीक है, सेटिस्फैक्शन मुझे कभी नहीं था, और काम चलाने के लिए मैं चला लेता था। एक और मजे की बात है इसमें, मैं थोड़ी सी पर्सनल बातें कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल होती नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये दुनिया तक पहुंचना जरूरी है। मैं अंदर से डीपली अच्छा काम करना चाहता था, और अच्छा काम मेरे लिए वही था कि मैं कोडिंग कर पाऊं। ठीक है, उस समय और के जब अच्छा काम, हाँ उस समय जब अच्छा काम आता था तो मुझे डर लगता था कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वो डर के अंदर मैं जूझता रहता था। तो एक तरफ मुझे डर लगता था, एक तरफ मैं अच्छा काम भी करना चाहता था। इन दोनों के बीच में मैं देखता था मैं पिस रहा हूँ, somehow I am not able to do it। ये काफी लंबे समय चला। फिर एक ऐसा पॉइंट आया, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी। ठीक है, वो पर्सनल मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो जो घर की प्रॉब्लम्स थी वो भी एक्यूमुलेट होने लगी। यहाँ पे भी मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता था। ये दोनों का एक्यूमुलेशन जो हुआ, धीरे 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 एक ऐसा पॉइंट आया कि मेंटली मैं डिस्टर्ब होने लगा, इमोशनली मैं वीक होने लगा, या मुझे लगने लगा ये जिंदगी जीने लायक भी है क्या जैसे जी रहे हैं। इज देयर एनी अदर वे टू लिव लाइफ? मैं कहूँगा ये ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। अब ये दोनों का मिक्सचर जो था और चलता रहा, और एक ऐसा पॉइंट आया जब मुझे समझ में आया कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स। मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है, कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मुझे समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, मैं कहाँ कहाँ गड़बड़ हूँ, गलती कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। बस यहाँ से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। तो जहां तक आपने एस्पिरेशंस की बात की, तो ये रियल में एस्पायरिंग था मेरे लिए कि हाँ मैं खुद को समझना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, जो कि मुझे कुछ हद तक समझ में आया था मेरी वजह से। इसको मैं डीपली जानना चाहता था। ये मेरी जिंदगी की नई शुरुआत थी, और वो असल तौर पे शुरू हुई 2015 में, पहली बार जब मैं विपश्यना मेडिटेशन गया। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। वो 10 दिन का एक कोर्स रहता है जहाँ पे आपको बिल्कुल शांत साइलेंट रहना होता है, और आपको वहीं रहना होता है, एंड यू हैव टू मेडिटेट 10 आवर्स अ डे। 10 घंटे रोज मेडिटेशन करनी है वहाँ पे, बातचीत भी नहीं करनी किसी से। तो मैं जब पहली बार मार्च 2015 में विपश्यना गया, तब अपने बारे में बहुत बहुत कुछ समझ में आया। और बस यही मेरी जिंदगी का रियल टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे जो फोकस बाहर था आज तक जिंदगी जीने का, वो अब अंदर चला गया। ये देखना कि मैं क्या चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, वो मेरे किसी काम का है भी या नहीं, वो मुझे मदद करता है कि नहीं, और वो किसी और की मदद भी करता है कि नहीं। ये सब जब धीरे धीरे पिक्चर में आने लगा, तो फिर जिंदगी दूसरे ट्रैक पे अपने आप चली गई।
तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेंगे और हम अपने ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहेंगे। आपकी बातों से आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। दोस्तों, जो विशाल जी बता रहे हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, सो ये समझने की जरूरत है, आज के डेट में हमारा जो भी सिचुएशन है, इसके जिम्मेवार हमारी आउटर वर्ल्ड नहीं है, बल्कि हमारी इनर वर्ल्ड है। और हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। चाहे आज के डेट में हमारा हेल्थ का सिचुएशन हो, वेल्थ का सिचुएशन हो, रिलेशनशिप का सिचुएशन हो, या पीस ऑफ माइंड की बात हो, जो भी स्टेट ऑफ माइंड आज के डेट में आप कैरी कर रहे हो, इसके जिम्मेवार आपके बाहरी लोग या सिचुएशन कुछ नहीं है। ये कंप्लीटली इसके जिम्मेवार आप हैं। और इस बात को जिस दिन हम रियलाइज कर लेते हैं, वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट हो जाता है, जैसे विशाल जी ने बताया अपने बारे में। राइट। सो विशाल जी, आप बताएं, जब ये चीज से आपका मतलब एक तरीके से साक्षात्कार हुआ, आपको जब पता लगा कि नहीं, बाहर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझ में ही प्रॉब्लम है और मुझे वो एनालाइज करने की जरूरत है, उसके बाद की जर्नी फिर कैसे रही? और मेरे ख्याल से अभी तक 6-7 साल हो चुके हैं, ये जर्नी बिल्कुल, अभी तक की कैसे रही, ये बताएं। ये जर्नी बहुत ही उठा-पटक वाली, जिसे चैलेंजिंग कहते हैं, वो बिल्कुल वैसी रही है। जी। क्योंकि समझ में आने के बाद अब आप वो जो पुराना कर रहे थे, वो भी करना मुश्किल हो जाता है, और नए करने में दुनिया भर की चीज़ आपको सीखनी है, समझनी है, आपको एक बिल्कुल नए क्षेत्र में जाना है। मैं आपको सच बताऊं तो जब मैं नौकरी भी कर रहा था, तो मैं जैसे घोड़े के आगे वो लगा देते हैं ना, तो घोड़ा सिर्फ सीधा देखता है, तो मैं ऐसे ही सीधा देखता था ना। मेरे कोई एज सच कॉन्टैक्ट्स थे कंपनी में, कुछ भी नहीं। जी। और यहाँ अब वो हो रहा है कि अपना काम करना है, यानी अपना काम मीन्स आप ये कह सकते हैं कि साल, सवा साल, 1.5 साल के अंदर मुझे क्लैरिटी आ गई थी कि वो काम तो मेरे लिए था ही नहीं, और जो मैंने पढ़ाया था वो भी कुछ समय तो ठीक है, पर मैं उसको जिंदगी भर नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा क्या है जो मैं पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ? ये जब विपश्यना होने के बाद 1-1.5 साल के अंदर जो जर्नी कवर हुई, जहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ी, कुछ अपनी प्रॉब्लम समझ में आके उसका रेजोल्यूशन होने लगा, तो समझ में आया कि भाई यही है शायद जो मैं किसी और को सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, क्योंकि इस जर्नी से मैं खुद गुजर रहा हूँ। तो जब ये क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट डेढ़ पौने 2 साल के अंदर ये बहुत क्लियर हो गया था कि हाँ, ये चीज है जो मैं कर सकता हूँ, कि मैं दूसरे को, खुद को कैसे समझना है, खुद को कैसे जानना है, अपनी प्रॉब्लम्स को डीपली समझ के उस पर एक्शन क्या क्या ले सकते हैं आप, सो दैट यू स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ योर प्रॉब्लम। राइट। ये मैं सिखा सकता हूँ, ये मुझे समझ में आया। और जब बहुत। ये समझ में आया, तो उसके बाद 2017 मई में मैंने जॉब छोड़ दी थी। और अब फिलहाल 4 सवा 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ये जर्नी पे चलते हुए। बहुत चैलेंजिंग था इनिशियल फेज में, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद ये काम आगे कैसे जाएगा, मैं लोगों तक पहुंचूंगा कैसे, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, लोगों से एज सच इंटरेक्शन, कांटेक्ट बनाना, वो सब कभी किया नहीं था जिंदगी में। जी। तो और दूसरा, आपको अपने बारे में चीजें समझ में तो आने लगी निश्चित तौर पे, बट ऐसा नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये जर्नी बहुत लंबी होती है, आज भी चल रही है, ठीक है। जी। तो उस वक्त जब 1.5 पौने 2 साल निकला था, तो भी बहुत सारे चैलेंजेस थे अंदर, कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, बहुत कुछ है। अब उससे भी जूझ रहे हैं, बाहर भी काम फैलाना है या दूसरे लोगों तक पहुंचना है, ये सब कैसे होगा कोई आइडिया नहीं, कोई क्लू नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2017 मई में जॉब छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट साल, 1.5 साल या 2 साल ही कह सकते हैं आप, 2 साल तो बहुत स्ट्रगलिंग था, जी। जहाँ पे अंदर की जर्नी भी चल रही है, खुद की प्यूरिफिकेशन चल रही है, अपनी प्रॉब्लम से निकलने की जर्नी चल रही है, दूसरी तरफ बाहर भी आप कोशिश कर रहे हैं सो दैट यू कैन गेट एस्टैब्लिश, आप लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि लोगों तक पहुंचेंगे नहीं तो किसी को पता कैसे लगेगा कि आप करा क्या रहे हैं, एंड कोई बेनिफिट कैसे ले पाएगा। तो ये 2 साल काफी स्ट्रगलिंग रहे। फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा ही समझता हूँ कि जितना जितना आप अंदर से सॉर्ट होते चले जाते हैं, उतना रास्ता बाहर क्लियर होता चला जाता है आपके लिए, आपको रास्ता मिलना आसान हो जाता है। बस 2019 मिड से ये होना शुरू हुआ कि धीरे धीरे रास्ता मिलना शुरू हो गया। और थोड़ा, क्योंकि आप पूरी डिटेल मांग रहे हैं, तो मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर देता हूँ। जरूर जरूर। तो 2019 आप कह सकते हैं कि सितंबर या अक्टूबर से मैं कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स में मुझे मौका मिला सेशंस करने का। मैं बात करता हूँ, एक प्रोग्राम है डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बात कर रहा था, स्पेशली कंसंट्रेशन इश्यूज, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, जी। उसकी रूट कॉज में कैसे जाके उसको सॉल्व किया जा सकता है, उस पर मैं
3 घंटे का एक सेशन कर रहा था, जिसमें एक 2-3 बड़े कॉलेजेस में भी करने का एक मौका मिला। जयपुर के आगे एक बनस्थली यूनिवर्सिटी है गर्ल्स की, बहुत बड़ी, वहाँ पे एक सेशन करने का मुझे मौका मिला। प्लस कुछ लोकल एरिया में भी कुछ सेशंस हुए स्कूल कॉलेजेस में। ये प्रक्रिया 5-6 महीने कुछ चली और फिर लॉकडाउन लग गया। सब कुछ रुक गया। जी। अब सब कुछ रुक गया तो उसके बाद क्या होगा पता नहीं। ठीक है, 1-2 महीने के अंदर ये समझ में आ गया कि ऑनलाइन इज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन पे आ गए थे। कब खुलेगा कैसे खुलेगा कुछ नहीं पता। मैंने भी ऑनलाइन जाने की सोची और ऑनलाइन जैसे ही मैं गया, इट स्टार्टेड वर्किंग। लोगों ने जुड़ना शुरू किया और पिछले 1 साल में मैं ऑलमोस्ट 46 वर्कशॉप्स कर चुका हूँ। एक वर्कशॉप इक्वल टू 2 डेज अप्रोक्सीमेटली। हालांकि मैं 2 डेज के जैसे नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 घंटे एक दिन में, इस तरीके से 7 सेशन, तो 14 घंटे अप्रोक्सीमेटली जी। तो ये एक वर्कशॉप है। इस तरीके से मैं 46 वर्कशॉप्स पिछले 1 साल में कर चुका हूँ। क्या बात है, ये कमांडेबल, मतलब ये तो जबरदस्त काम आपने किया कि 1 साल में 46 वर्कशॉप, राइट। सो यहाँ पे अगेन आपकी बातों से जो मुझे समझ में आई कि जब आपका व्हाई क्लियर हो, आपका पर्पस आपको क्लियर हो जाता है, तो हाउ जो है वो ऑटोमेटिक होने लगता है, रास्ते ऑटोमेटिक खुलने लगते हैं और कोई भी बाधा फिर बाधा नहीं बन जाती है। जैसा कि आपने बताया 4-5 महीने फिर भी काम होने लगा था, देन लॉकडाउन हो गया। अभी लॉकडाउन में आदमी क्या करे, तो फिर ऑनलाइन ऑप्शन बन के आ गया, राइट। सो हमारे ऑडियंस को यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप क्लियर हैं कि यही करने के लिए आप बने हैं, तो आप रुकिए नहीं, बस अपना पहला स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। ये कुछ ऐसे ही बात है जैसे कि आप सपोज कीजिए बॉम्बे से पुणे की जर्नी के लिए आपने निकला है, तो पुणे अभी दिखाई नहीं देता है, रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं रास्ता खुलता जाता है, आगे का रास्ता शायद से आपको 100-200 मीटर की ही दूरी दिखाई देती है। सो ये कुछ इस तरीके की ही बातें हैं और ये लाइफ के हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई होती है, राइट विशाल जी? सो विशाल जी, एक बात बताएं। बिल्कुल। ये तो समझ में आई कि मतलब आपको रास्ते दिखने लगे, रास्ते खुलने लगे और अब तो एक मतलब आप मिशन पे हैं ऑलरेडी। बट आपका जो ये काम है, आपका जो ये डेजिग्नेशन रिलेशनशिप एंड लीडरशिप कोच, सो एज ए रिलेशनशिप एंड लीडरशिप कोच आपका रोल क्या है, आपका काम क्या है, आप कैसे लोगों को मदद करते हैं और किस तरीके से मदद करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, रिलेशनशिप में जो एक्सट्रीम एक्सपर्टीज है वो मैरिज है, जिसको मैं कह सकता हूँ जो कोर मेरा स्ट्रेंथ है वो मैरिज है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो पर्सनल प्रॉब्लम मैरिज रिलेटेड थी, जहाँ पे बहुत सीवियर चैलेंजेस थे और ये नहीं समझ में आता था कि वो कैसे सॉल्व होंगे। बट जब अंदर नजर गई और अपनी कमियां दिखाई देने लगी तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया धीरे धीरे। तो इस पूरी प्रक्रिया से मैं पर्सनली बहुत डीपली गुजरा हुआ हूँ। प्लस बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े, जिन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, उन सबको देखा तो पाया कि ऊपर ऊपर से हो सकता है 1000 प्रॉब्लम नजर आए, बेस में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है। What is your mindset towards marriage? How do you see marriage? How you are as a person? आप व्यक्ति कैसे हैं अंदर से और क्यों हैं? अगर आप व्यक्ति ठीक नहीं है तो आपकी मैरिज कभी ठीक नहीं हो सकती। और आप if you change as a human being, अगर आप व्यक्ति ठीक हो जाते हैं तो फिर मैरिज या दुनिया का कोई भी और एस्पेक्ट बड़ा मुद्दा नहीं बचेगा। ये मुझे समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से। तो मैरिज के अंदर मैं बिल्कुल रूट पे लेके जाता हूं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका स्पाउस आपसे दुखी है या आप उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। बस उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसको सॉल्व करना, सो दैट यू चेंज एज अ ह्यूमन बीइंग। आप अपने ऊपर काम करके सॉर्ट हो जाएं ताकि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए भी क्रिएट कर सके जहां पे रिलेशनशिप बहुत बहुत ब्यूटीफुल हो सके। तो ये मैरिज रिलेटेड मैं ये काम करता हूँ। इसके अलावा एक पेरेंटिंग के भी मैं सेशंस लेता हूँ, जिसमें अगेन द फैक्ट इज दैट पेरेंटिंग सुनने में लगेगा कि बच्चे की बात है, बट इट इज ऑल अबाउट पेरेंट्स, इट इज नॉट अबाउट द चाइल्ड एट ऑल। बच्चे को, जब बच्चा बहुत छोटा है तो उसको एज सच समझ नहीं है। आप एज अ पेरेंट कैसे देखते हैं बच्चे को, हु यू आर एज ए इंडिविजुअल,
आप क्या हैं, इस पे सब कुछ मैटर करता है। आप खुद सॉर्टेड हैं, आपको पता है आपको जिंदगी से क्या चाहिए, आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज आप बच्चे तक पास कर पाएंगे। अदरवाइज आप वो वैल्यूज पास कर रहे होंगे जो बच्चे के लिए काम की नहीं होगी। ये उसका बेस है, क्रक्स है। तो पेरेंटिंग पे मैं इस पे बात करता हूँ। इसके अलावा रिलेशनशिप पे कोई XYZ और भी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, उसके मूल में भी इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू सी एंड वैल्यू ए रिलेशनशिप। ठीक है, तो काम तो इंडिविजुअल लेवल पे, मैं जब भी रिलेशनशिप की बात करता हूं तो ये कहता हूं इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू, दैट इज द क्रक्स। तो रिलेशनशिप के लेवल पे ये बात है। और जहां तक लीडरशिप की बात है, तो लीडरशिप कोई ऐसा टाइटल जिसको हम देखते हैं कि भाई आपके पास 20 लोगों की टीम है तो आप लीडर हैं, ये वाला एटीट्यूड जो है चेंज होना, मुझे लगता है चेंज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप 2 लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं टीम में, यू कैन एक्ट एज अ लीडर एंड यू कैन हेल्प देम बिकम अ लीडर एज वेल, राइट। तो लीडर माइंडसेट इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ समथिंग। तो लीडरशिप एस्पेक्ट में आप अपने कलीग्स को कैसे देखते हैं, आपकी टीम है तो आप कैसे देखते हैं, वो कौन सी वैल्यूज है लीडरशिप की जो इंपॉर्टेंट है। कोई बिजनेस ओनर है तो वो बिजनेस करता क्यों है, व्हाट इज हिज रीजन ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। ठीक है। मैं बहुत कोर पे ले जाने की कोशिश करता हूँ आदमी को कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्राइमरी रीजन क्या है। दिस इज व्हाट आई स्टार्ट विद। सो आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे सारे सेशंस आर बेस्ड ऑन क्लैरिटी। आप हैं कौन और आप क्या कर रहे हैं, वो करने का रीजन क्या है। कहीं वो रीजन फॉल्टी तो नहीं है। अगर वो रीजन फॉल्टी है तो निश्चित तौर पे आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ बहुत बहुत खराब होने वाली है। तो फॉल्टी रीजंस तक जाने के लिए बस मैं क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल करता हूं, सो दैट आई कम टू अंडरस्टैंड कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर आपने अपने रीजंस को जान लिया कि ये किसी बिलीफ पे आधारित है, किसी मान्यता पे आधारित है, ये मान्यता आपको मदद नहीं कर रही है, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत है, सो दैट यू कैन इवॉल्व। लीडरशिप मेरे लिए बस यही है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। मतलब रियली क्वाइट इंस्पायरिंग विशाल जी। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि ये छोटी-छोटी बातें तो हैं लेकिन काफी इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट आपने जो 2 चीज को हाईलाइट किया, एक है पेरेंटिंग, दूसरा है मैरिज। इन दोनों ही एरियाज पे एक कोच का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी की अगर हम बात करें, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए चैलेंज है, क्योंकि मैरिज के पहले मैरिज का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। सेम थिंग, पेरेंट बन जाते हैं लेकिन पेरेंटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो अगर थोड़ी सी तैयारी हम पहले से कर लें कि हम एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो एज ए पार्टनर हमें क्या कुछ करने चाहिए सो दैट हमारा मैरिज सक्सेसफुल हो, या फिर हम अभी पेरेंट बनने जा रहे हैं, हमें क्या कुछ करने चाहिए कि एक सक्सेसफुल पेरेंट बन सके। ठीक है, सो इन दोनों ही चीजों में जो है कहीं ना कहीं वो मिथ जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट हर कोई इस बात से इत्तेफाक रखता है, शादी जो है वो लड्डू है जो खाए पछता है, जो न खाए पछता है। ठीक है, सो इन सब चीजों पे थोड़ा सा काम करके इन्हें मतलब रूट लेवल पे काम करके इसको ठीक करने की जरूरत है। भैया पछताने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि यू आर मतलब हर एक इंडिविजुअल का एक एसोसिएशन हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, ये कोई टाइम पास करने के लिए नहीं हो रहा है। सो अगर ये टाइम पास वाली चीज हो ही ना और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो और उसके साथ लाइफ की गाड़ी आगे बढ़े, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। सो इंडिया में तो वो कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, चाहे मैरिज काउंसलर की बात हो या फिर पेरेंटिंग काउंसलर की बात हो, लेकिन फॉरेन में ये कल्चर काफी है। इंडिया में मेट्रोज में अभी धीरे धीरे लोग थोड़ा सा एडॉप्ट कर रहे हैं। सो मैं आपसे जानना चाहूंगा एज ए रिलेशनशिप कोच, आप इस इनिशिएटिव को किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, और अगर मतलब कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपसे बात करना चाहे, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए फिलहाल कुछ ग्रुप सेशन चल रहे हैं। मेरे 3 ग्रुप सेशन चलते हैं। एक का नाम है डिकोड योर हाईएस्ट पोटेंशियल, दूसरा है मेक मैरिज ब्यूटीफुल, ये ग्रुप कोर्स है। तो इसमें कुछ लोग आते हैं और हम कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स की बात करते हैं। ठीक है, मतलब जो रूट कॉज तक लेके जाएगा कि क्या है जो हम कर रहे हैं जो ठीक नहीं है शायद, और क्या है जो किया जा सकता है, उसकी बिल्कुल बात होती है। और इसमें से 2 से ढाई दिन में खुद को समझने पे भी स्पेंड करता हूँ
हाउ कैन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मैरिज बेटर। ये एक स्ट्रक्चर है। तो आगे ले जाने वाली बात तो ये है, मैं कौन होता हूँ आगे ले जाने वाला। रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, मैं तो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा हूँ। तो ये ग्रुप सेशन क्रिएट हुआ लॉकडाउन के अंदर, इसमें लोग आने लगे, लोग जुड़ने लगे, लोग बेनिफिट लेने लगे। उसके बाद रेफरल भी आने लगे, क्योंकि किसी को बेनिफिट हुआ तो वो दूसरे व्यक्ति को बताता है। सो इट इज गोइंग ऑन। ये कितने लोगों तक पहुंच सकता है मुझे नहीं पता। मेरा काम है अपना काम करते जाना, जितने लोगों तक पहुंच जाए उतना बढ़िया। मैं तो इस अप्रोच से चल रहा हूँ, दिस इज वेरी क्लियर। और तीसरा जो सेशन है वो बिकम जॉयफुल पेरेंट्स, इस नाम से चल रहा है। मुझसे मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी इन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आई एम गोइंग टू रजिस्टर इट एज एन एनजीओ। तो इसका नाम है सोच खोलो। सोच खोलो, जिसके नाम से आपने पेज भी बनाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मेरा YouTube का एक चैनल है, वो भी सोच खोलो के नाम से है। फेसबुक पेज है, वो भी सोच खोलो के नाम से है। इंस्टाग्राम या मतलब जितने भी जो पेजेस हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो सब इसी नाम से हैं। ओके। सोच खोलो, SOCHKHOLO, सोच खोलो। तो आप सोच खोलो डालेंगे तो बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी पिछले 1.5 साल में जितना भी काम हुआ है वो सब उसमें दिखाई देने लगेगा। इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैं काफी रेगुलर हूँ। इसके अलावा मैं कोई अगर पर्सनली भी बात करना चाहता है तो मैं पर्सनल सेशन भी लेता हूँ। कोई कंफर्टेबल नहीं है ग्रुप में तो वो फिर पर्सनल सेशन में भी आ सकता है। मेरा एक फोन नंबर है, मैं शेयर कर देता हूँ। अगर कोई पर्सनली टच में आना चाहता है तो he or she is more than welcome to come into touch. अदरवाइज नेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उस पे फोन नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है। सोच खोलो या फिर विशाल गुप्ता विशाल गुप्ता से तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विशाल गुप्ता मिलेंगे। ये नाम यूनिक है, सोच खोलो, आपको कॉमन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ये डालेंगे तो उसमें फिर जो भी हैंडल्स पे सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ वो सब आपको दिखने लगेगा। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी हैं, ऑलमोस्ट 35-36 वीडियोस हैं, जिसपे मैंने पेरेंटिंग की बात भी की हुई है, मैरिज की बात भी की हुई है, प्लस हमारी डेली लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, कंसंट्रेशन है, इश्यूज है, सेल्फ एस्टीम के, सेल्फ कॉन्फिडेंस के, प्रोक्रास्टिनेशन है, सक्सेस का रियल मीनिंग क्या है, इन सब पे भी बात की हुई है। तो वो सब भी वीडियोस देखे जा सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 9711 86272 9711 86272 86272 जी। फैंटास्टिक। हम अपने व्यूअर को बता दें, ये सारी डिटेल्स हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, और विशाल जी का जो सोच खोलो का पेज है उसका वो लिंक भी वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, विशाल जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। विशाल जी, हम अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि शुरुआती दिनों में आपको काफी सारे चैलेंजेस रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया उन सबको अब आप पार कर चुके हैं। अब हम कह सकते हैं कि एक ट्रैक पे हैं। सो एक लेवल का सक्सेस हम बोल सकते हैं कि आपने टेस्ट कर लिया। इस सक्सेस की अगर हम बात करें, सो इस सक्सेस का जो भी मतलब आपको क्या लगता है, क्या सीक्रेट्स हैं, वो क्या रीजंस आप बताना चाहेंगे दर्शकों को, कि जिसके वजह से शायद आप अपने पैशन से जुड़ पाए, अपने पर्पस से जुड़ पाए, और अब तो आप श्योर हैं कि अब आगे इसी रास्ते बढ़ना है। ये तो बहुत क्लियर है कि रास्ता बिल्कुल यही है, क्योंकि अब कोई एलिमेंट ऑफ डाउट नहीं बचा, राइट। पहला जो पॉइंट था वो ये जानना कि हाँ, मुझे सिखाना या पढ़ाना पसंद है, एज ए टीचर, ट्रेनर, काउंसलर, कुछ भी कहिए उसको आप। ये पहला फिगर आउट था, और फिर उसमें भी स्पेसिफिकली क्या चीज पे जाना है वो समय के साथ साथ पता लगा। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन मेरे लिए बहुत अलग है। अब सक्सेस जनरली यही होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और जब वो आगे बढ़ जाता है तो लोग देख पाते हैं कि हाँ अच्छा, आपने इतना इतना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी शेयर किया कि 46 वर्कशॉप्स पिछले 1 साल में हुई, ऑनलाइन वर्कशॉप्स। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये 2-3 वर्कशॉप होती तो कोई होता, अरे अभी तो ही इज जस्ट द बिगिनर, देयर इज नो सक्सेस, करेक्ट। तो ये सक्सेस का पैरामीटर माना जाता है। मैं इसको सक्सेस बिल्कुल कंसीडर नहीं करता। मेरा जो सक्सेस का पैरामीटर है वो ये है कि आपको जिंदगी में क्लैरिटी कितनी है। पहली चीज, आप श्योर है कि नहीं है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वो रास्ता आपके लिए ठीक है कि नहीं है। ये पहली चीज, सक्सेस का पहला मीटर। हाउ मच क्लियर यू आर, वेयर आर यू गोइंग, इज योर डायरेक्शन राइट और नॉट। क्या आपकी दिशा ठीक है जहां पे आप चल रहे हैं, ये मेरा पहला पैरामीटर है।
दूसरा, आप कितना डीप लेवल का फुलफिलमेंट आपको रहता है वो काम करते हुए, जो आपको समझ में आता है कि यस दिस इज द वर्क फॉर यू. इफ यू आर नॉट डीपली फुलफिल्ड इन वट एवर यू डू, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें डीप लेवल का फुलफिलमेंट आपको नहीं है, देन यू आर नॉट इन द राइट जॉब. तो वो सक्सेस तो किसी हालत में नहीं आएगी. हो सकता है आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हो दिखाने के लिए. जी. फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि सैलरी मेरी अच्छी खासी थी, कोई और कहता था यार तेरे पास सब कुछ तो है जो किसी भी आदमी को चाहिए, ठीक है, तो तू सक्सेसफुल तो है. मेरे लिए वो सक्सेस बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आउटर लेवल पे आप अंदर से अगर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, खोखला महसूस कर रहे हैं, और डीप लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं है अगर आपके अंदर, तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते. ये दूसरा पैरामीटर है सक्सेसफुल का होने का. और तीसरा पैरामीटर ये है कि आपको किसी भी तरीके का डर ना बचे जो भी आप काम कर रहे हैं. भले ही कितनी नई से नई चीज आ जाए, नया सा नया व्यक्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, यू आर श्योर दैट यू आर नॉट फियरफुल एनीमोर. क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है, वो हो सकता है बहुत बहुत सीनियर पोजीशन पे हों, पर डर के मारे वो किसी ना किसी चीज से कांपते रहते हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो यू आर नॉट इन द राइट वर्क एट ऑल. सो ट्रू. तो ये डर निकल जाए, आपको डीप लेवल का सेटिस्फैक्शन हो, प्लस यू हैव द क्लैरिटी व्हाई यू आर डूइंग दैट. अब ये काम 4 लोगों तक पहुंचे, 40 तक पहुंचे, 400 तक पहुंचे, 4000 तक पहुंचे, 40,000 तक पहुंचे, या 4 लाख तक पहुंचे, इममटीरियल. वेरी वेरी ठीक है. सो मैं आपके डेफिनेशन को ही ध्यान में रखते हुए मैं पूछना चाहूंगा, आज जब आप अपने उस सक्सेस को टेस्ट कर पा रहे हैं, तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट? आप वो कौन कौन से चीज हैं जिनको क्रेडिट देना चाहेंगे अपने इस सक्सेस को? ओके, तो इसमें रिलेशनशिप्स का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बहुत बड़ा रोल है. आप जहाँ पे भी खड़े हैं, आपके माँ बाप ने जो आपके लिए किया, जहाँ आपको स्टैंड करने के लिए किया, उन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए, सबसे पहले तो वही होता है जी. और दूसरा, स्पेशली मेरे केस में अगर मैं बात करूं, दूसरे जो लेवल पे बात है वो है वाइफ का सपोर्ट. वो बहुत बहुत बड़ी चीज है एक्चुअल में, क्योंकि जब आप कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं जहां पे आपको ये भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कभी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि जब आप उस रास्ते पे जा रहे होते हैं तब तक तो बिल्कुल ही अंधेरा होता है. जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था 100 मीटर तक दिखाई दे रहा है. ये बिल्कुल ऐसी अवस्था है कि आप धुंध में जा रहे हैं, आपने लाइट फेंकी, आपको बस सिर्फ 10-20-50 मीटर दिख रहा है, आगे कौन सी गाड़ी आ रही है कुछ नहीं पता, किससे भिड़ जाए कुछ नहीं पता. तो आप जब उस जर्नी पे निकलते हैं तो आपको कुछ नहीं पता ये आगे कहाँ तक जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, वेदर यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल एट सम पॉइंट इन टाइम, ये कुछ भी नहीं पता है, सब अनजान है. पर उसमें अगर आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ या हस्बैंड, जो कुछ भी, somebody who is taking the step, अगर वाइफ स्टेप ले रही है और हस्बैंड आपके साथ खड़े हुए हैं, मतलब आपका स्पाउस अगर आपके साथ खड़ा हुआ है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है. मेरे केस में माय वाइफ वाज देयर थ्रू आउट. मेरे पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा निश्चित तौर पे, बट जो वाइफ का सपोर्ट था वो बहुत क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स भी होते थे उस वक्त, जैसा मैंने कहा मैं अंदर काम कर रहा हूँ, तो आप उन मूड स्विंग्स को देख रहे हैं. कुछ समय ऐसा होता था मैं कुछ नहीं करता था, क्योंकि आप सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, आपको डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, बट योर पार्टनर इज ओके विद दैट बिकॉज ही और शी नोज दैट यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व थिंग्स. तो पेशेंस लेवल होना बहुत बहुत बड़ी बात है. इसमें रिलेशनशिप का निश्चित तौर पे बहुत 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 बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल. और जिसको ये सपोर्ट नहीं मिलता उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसको सेल्फ डाउट बार बार आता रहता है. बराबर. और बाहर से जब क्रिटिसिज्म बार बार आता है तो आप, अरे मैं सही रास्ते पे हूं भी नहीं, ये चलेगा नहीं चलेगा, आप इसी में उलझ के रह जाते हैं, आप सॉर्ट नहीं हो पाते. और अगर आप सॉर्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर चीजें आगे बढ़ नहीं पाएंगी, बाहर नहीं पहुंच पाएंगी. तो रिलेशनशिप्स की मैं अगर बात करूं तो ये इसका नंबर 1 सीक्रेट रहेगा, दैट सपोर्ट ऑफ द पीपल हु आर देयर विद यू. फैंटास्टिक. सो यहाँ पे अगेन हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे, ये जो बात आपने कही ये बहुत बड़ी बात है. आप कुछ भी कर रहे हो, फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है. सो दोस्तों, आप वाइफ हो, हस्बैंड हो, जो भी हो, आपके पार्टनर, आपके वाइफ या हस्बैंड अगर कुछ करना चाह रही है, करना चाह रहा है,
सो जस्ट उसे ऑब्जर्व करें और जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब वो अंदर से बहुत कुछ कर रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है जो विशाल जी ने कहा, और इस बात को आप समझ लीजिए। उस समय आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसके साथ खड़े रहें। दैट इटसेल्फ वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट फॉर हिम और हर, एंड वो करके बहुत जबरदस्त सपोर्ट आपकी। अ, ये बात तो हमें समझ में आ गई विशाल जी कि फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन कुछ टाइम पहले आपने विपासना का नाम भी लिया, जी, और कहीं ना कहीं मुझे लगा शायद विपासना का भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है। सो बहुत बड़ा रोल। विपासना के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं, क्या क्या ज़रूर। होता है, मैं कैसे ये एक्चुअल में आपको हेल्प विपश्यना के करता अलावा और भी 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। है? जरूर। जो कि क्योंकि अभी रिलेशनशिप मैंने टच किया था, बट जी। आप इस पूरी जर्नी में खुद को समझने में 4 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू देम, क्योंकि अगर वो लोग मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद ये खुद को समझने की जर्नी कहीं रुक चुकी होती कहीं पे। जी। तो उसमें शुरुआत विपश्यना से हुई थी। थोड़ा मैं और डिटेल बताना चाहूँगा इसके बारे में। श्योर। गोइंका जी, गुरु जी मैं बोलता हूँ उन्हें, जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया। अ, उन्होंने सीखा बर्मा से, और उनके जो गुरुजी थे उन्होंने बताया, उन्होंने वो चाहते थे कि ये पूरी दुनिया में फैले, इंडिया जाए और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में फैले। वो यहाँ आए, और चूंकि उन्हें क्लियर था वो क्या करना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स उनको सपोर्ट करता गया और वो चीज़ें फैलती चली गई। विपश्यना की जो ब्यूटी है वो ये है कि दिस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। एक मेडिटेशन की टेक्निक्स बहुत सारी हैं दुनिया में, जी। इनमें से एक विपश्यना है जो बहुत प्यूरिफाइड फॉर्म में है, जिसमें मोटे मोटे तौर पे 2 चीजें होती हैं। पहले 3 दिन आप ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। ओके। सांसों को ऑब्जर्व करने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि आपको कसरत नहीं करी, प्राणायाम नहीं करना। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू टेक ब्रेथ। सांस तो अपने आप आ रही है, आपको सिर्फ आती जाती सांस को महसूस करना है, बस जानना है छोटी है लंबी है क्या है, सिर्फ जानना है। देयर इज नो डूइंग इन्वॉल्व, देयर इज जस्ट बीइंग। होना है, करना नहीं है। ठीक है। तो 3 दिन जब हम सांसों को ऑब्जर्व करते हैं तो मन हमारा बहुत शार्प हो जाता है, सटल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। और ये सूक्ष्म हो जाता है तो हमको बॉडी के अंदर सेंसेशंस महसूस होने लगती हैं, फिजिकल सेंसेशंस। जी। बाकी 7 दिन आप फिजिकल सेंसेशन महसूस करते हैं बॉडी के अंदर, और ये फिजिकल सेंसेशंस का हमारे पैटर्न से डायरेक्टली इंटरलिंकेज है। ओके। हमको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हम किस चीज से अटैच्ड हैं, किस चीज, कौन सी चीज हमें दुखी करती है, कौन सी चीज खुश कर जाती है, किस चीज से हमें डर लगता है, ये सब फिजिकल सेंसेशन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम ये फिजिकल सेंसेशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो हमारे पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं रूट लेवल पे। दिस इज व्हाट विपश्यना डज। तो विपश्यना का ये काम है कि आपको अपने बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में रूबरू कराता है, प्लस वो पैटर्न चेंज करने में मदद कराता है। हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस आ सकती है, बहुत डीपली आप खुद को समझ सकते हैं अगर आप ये प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। तो जितना जितना हम इसमें डूबते चले जाते हैं उतना उतना खुद के बारे में जानते चले जाते हैं, और अपनी सफरिंग जो है वो कम होती चली जाती है, पीस ऑफ माइंड बहुत बढ़ने क्या लगती बात। है। अमेजिंग। ये विपश्यना का ओवरऑल ओके। काम है। जी। 10 दिन का मिनिमम कोर्स है। आपको किसी सेंटर पे जाके रहना होगा। आपका फोन जब्त हो जाएगा पहले दिन, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन है तो टीचर से बात कर सकते हैं, कोई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। इसके अलावा किसी से कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंतर ध्यान, अंदर क्या चल रहा है वो देखना है। ये 10 दिन विपश्यना होता है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट कैन हैपन टू एनीबडी। थोड़ा मुश्किल होता है, जरूर चैलेंजिंग है, क्योंकि आप नीचे जमीन पे आलती पालती मार के बैठते हैं 10 घंटे रोज, और जिसको बिल्कुल आदत नहीं होती तो शरीर दुखता है, पेन होता है, ये सब होता है निश्चित तौर पे। पर एक बार आप निकल गए ये सब करते करते तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ समझ पाएंगे और अपनी सफरिंग से बाहर निकल पाएंगे। और फैंटास्टिक। मजे की बात यह है कि ये प्योरली डोनेशन मॉडल पे चलता है, जी। इसमें कोई किसी से कुछ चार्ज नहीं किया जाता। जो लोग 10 दिन अटेंड कर लेते हैं और जिनको बेनिफिट होता है किसी भी फॉर्म में, वो अपनी मर्जी से दान दे के आते हैं ताकि और लोग भी इसी तरीके से उसको अवेल कर सकें। ये इसका पैटर्न। फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये हुआ जी। विपश्यना के बारे में। जी। दूसरा जो मैं व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, इनका नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ओके। मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं सुना है। नहीं, मैंने नहीं नहीं सुना। सुना है, ठीक है। तो ये, इन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल से ज्यादा सिर्फ
सिखाने में ही दिए कि कैसे मन को समझो, कैसे खुद को समझो और कैसे अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हो। More than 60 years he just went to US, UK, India, सब जगह इनके लेक्चर्स होते थे। बहुत सारी बुक्स हैं इनकी जो भी लेक्चर्स की फॉर्म में ट्रांसफर हुई हैं जी। विजडम बहुत सॉलिड है इन व्यक्ति का। आपको यूट्यूब पे इनका चैनल भी मिल जाएगा, आपको इनकी कोई बुक भी मिल जाएगी। हाँ, ये एग्जाम्पल्स नहीं देते हैं, बहुत डायरेक्ट बात करते हैं, तो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए समझने के लिए और एक शांत मन भी चाहिए समझने के लिए। बट अगर ये व्यक्ति समझ में आने लगेंगे तो आप खुद को बहुत डीपली जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनकी बुक्स मैंने बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश की है। एक एक बुक तो 4-4 बार भी पढ़ी है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो 4 बार भी पढ़ी है, क्योंकि इतनी जल्दी समझ नहीं आती, इतनी आसानी से समझ नहीं आती जी। तो इनकी बुक्स पढ़ते पढ़ते अपने बारे में बहुत कुछ समझने का मौका मिला। ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आचार्य प्रशांत। ये लिविंग गुरु हैं, ये हैं दुनिया में। जिदू कृष्णमूर्ति साहब नहीं है दुनिया में, अभी नहीं है जी। अभी नहीं है, ये हैं। इनके कोर्सेज भी होते हैं और इनकी भी लाइफ डेडिकेटेड है यही समझाने के लिए मन चीज क्या है, पीस ऑफ माइंड चीज क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। पूरी तरह डेडिकेटेड है। तो इनको मैंने पिछले 2.5 साल से मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ। इनकी 1-1 घंटे की वीडियोस भी हैं, 2-2 घंटे की वीडियोस भी हैं। मैंने हजारों से ज्यादा वीडियो सुनी है इनकी। मैं इनसे पर्सनल मीटिंग करने भी गया था और वो मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का, बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इनसे मिलने के बाद चीजें डीपली और समझ में आने लगी। तो ये तीसरे व्यक्ति हैं आचार्य प्रशांत, जिनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी में, खुद को समझने के लिए, अपने इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए जी। और एक चौथे व्यक्ति हैं जिनका नाम है हसनैन वारिस। ये सूफिज्म सिखाते हैं। अब आपने अगर इमेज बना रखी होगी सूफिज्म की तो आप सोचेंगे अच्छा है तो मुस्लिम्स का है या कुछ है, पता नहीं कुछ भी, पर सूफिज्म कुछ नहीं। गाना बजाने वाला इमेज आता है दिमाग। बिल्कुल, गाना बजाना सिर्फ एक टेक्निक है सूफिज्म। उसका सूफिज्म से कोई लेना देना नहीं है। सूफिज्म का सीधा सीधा लेना अपने आप को जानने से है। क्या बात है। और ये वही सिखाते हैं। सूफिज्म का जो कोर है वो ये सिखाते हैं। तो ये भी कुछ कोर्सेज कराते हैं, सूफिज्म का कोर्स कराते हैं बेसिकली। मैंने इनका कोर्स भी किया है, इन्होंने पर्सनली मुझे समय भी दिया। अगेन कुछ मेरे बिलीव्स, कुछ लेयर्स इनसे बात करके भी टूटी है। Fantastic. तो ही इज द 4th पर्सन फ्रॉम whom I have benefited a lot. ये 4 लोगों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी जिंदगी में। बहुत सारे मेरे बिलीव्स टूटे, बहुत सारी परसेप्शंस टूटी, अपने आप को जानने में और मदद मिली और थोड़ा थोड़ा जितना अंदर सॉर्टिंग होती गई उतना बाहर समझ में आने लगा कि हाँ काम होने लगा या फिर रास्ता दिखने लगा। तो फैमिली इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंगल और उसके बाद ये 4 लोग जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है इस पूरी जर्नी के अंदर। Very nice, very nice. Really great to know your this entire journey and the secrets of your success. That's what I'll say. विशाल जी एक बात बताएं, आप एक जब जर्नी पे होते हैं और स्पेशली तब जब ये नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, बस हम चल रहे होते हैं, लेकिन एक वो पॉइंट जिसे आप टर्निंग पॉइंट कह लें या फिर आहा मोमेंट कह लें, जब आपके लाइफ में होती है तब हमें शायद ये पता चल जाता है कि हम एकदम से राइट ट्रैक पे हैं और अब तो और हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अब हमें आगे ही देखना। तो आपके बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो वो कौन से टर्निंग पॉइंट थे या आहा मोमेंट ऑफ योर लाइफ हम बोलना चाहिए? 3 टर्निंग पॉइंट मैं कहूंगा। ओके 3 जी। पहला, जिस दिन ये रियलाइजेशन हुआ था, एक मेरी वाइफ के साथ मेरी फाइट हुई थी। ठीक है, और वो फाइट जो कॉमनली चलती रहती थी, फाइट हो गई, ठीक है, 4-5 घंटे दिमाग खराब है, वही चले जा रहा है दिमाग के अंदर जी। उसके बाद मन शांत होता है अचानक से और एक विचार उठता है। वो विचार बोलता है यार बात तो उसने ठीक कही थी। ओके यार बात तो उसने ठीक कही, उसने ठीक कही थी, बात तो उसने ठीक कही थी। और फिर ये विचार आता है कि कुछ कमी तो तुम्हारे अंदर है निश्चित तौर पे, जिसको बदलना पड़ेगा। तो ये आत्मबोध होना जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अंदर रिफ्लेक्शन होने लगे कि भाई तुम कहीं गलत हो, तुम्हें बदलने की जरूरत है। ये पहला टर्निंग पॉइंट था। मुझे वो इंसिडेंट तो पूरी तरह याद नहीं है, पर एक दिन ऐसा जरूर हुआ था।
चीजें खराब होती ही चली जा रही थी, पर वो अंदर से आवाज उठी, यार बात तो उसने ठीक कही थी, तुम्हें कुछ ना कुछ तो अपने अंदर बदलने की जरूरत है। ये पहला आहा मोमेंट था। यहाँ से मैंने कुछ हल्के फुल्के स्टेप लेने शुरू किए थे, हालांकि वो स्टेप बहुत काम के नहीं थे उस वक्त जी। ये शायद 2013 या 14 की बात रही होगी, मुझे एग्जैक्टली वो भी याद नहीं, पर ये पहला आहा मोमेंट या टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ से दिशा बदलनी शुरू हो गई। उसके बाद दूसरा आहा मोमेंट विपश्यना था, जो 10 दिन था, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस हुई अपने बारे में जी। बहुत कुछ समझ में आया, और ये समझ में आ गया जिंदगी वाकई कुछ और है, हम कुछ और जी रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव लाइफ। राइट। ये रिवील हो गया था विपश्यना, ये दूसरा आहा मोमेंट था विपश्यना का। और तीसरा आहा मोमेंट, हालांकि बहुत सारे थे फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अगर मैं बहुत बड़े की बात करूं तो आचार्य प्रशांत से लाइव मिलना, 1-to-1 सेशन करना। क्योंकि यहाँ बात करते करते शुरुआत में मैं खुद को डिफेंड कर रहा था, वो कुछ बोलते थे तो मैं डिफेंड कर रहा था, फिर उन्होंने कुछ ऐसा डायलॉग मारा कि मन एकदम शांत हो गया, और मन से एक विचार उठा, फिर वो शांत हो गया। विचार ये था, तुझसे आगे की बात है, शांत हो गया। फिर से बताएं। ये तुझसे आगे की बात है। ओके, तुझसे आगे की बात, तुझसे आगे की बात है। कुछ उन्होंने ऐसा बोला था जिसने दिमाग एकदम बिल्कुल उड़ा दिया था, एकदम ब्लैंक कर दिया था दिमाग, मतलब आप सोच नहीं सकते, कुछ ऐसा बोला था कोई चीज पकड़ के। तो मैंने कभी वैसा कुछ नहीं सोचा था। जब ये हुआ तो एक विचार आया, तुझसे आगे की बात है, तुझसे आगे की बात है, शांत हो जा। एंड आई कुड सी दैट यस, आई वाज नॉट डिफेंडिंग एनीमोर। अब मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा था अपने आप को प्रूव करने की, बताने की, कुछ नहीं। और ये वो पॉइंट था जिसके बाद मेरे सुनने की क्वालिटी इंप्रूव होती चली गई अपने आप। आई डोंट नो हाउ। राइट। मैं इसे ग्रेस कहता हूँ। फैंटास्टिक। उनके सामने बैठ के उन्होंने एक ऐसा सेंटेंस बोला जिससे मन में विचार उठा, तुझसे आगे की बात है, चुप हो जा। और उसके बाद मैंने जो इनकी वीडियो देखी है, इनसे मिलने से पहले भी देखी थी, पर तब नहीं समझ में आता था, पर जब इनसे मिलने के बाद भी वीडियो देखी तो धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़नी। सुनना क्या होता है मुझे इनसे मिलने के बाद ही रियल में समझ में आया है, डीप लेवल का सुनना क्या होता है। तो ये तीसरा आहा मोमेंट या टर्निंग पॉइंट था। इनका नाम सबसे ऊपर इसलिए आता है क्योंकि मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं इन्हें। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें, कंसंट्रेशन, प्रोक्रास्टिनेशन और पता नहीं कितने टॉपिक्स, इनको सुनते सुनते मुझे बहुत डीपली क्लियर हुए, जो मेरे सेशंस का भी पार्ट हैं। और अगर कोई ये भी कह दे कि मैंने इनसे चुराया है, हालांकि चुराने जैसा तो नहीं लगेगा क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल हो जाता है, बट अगर कोई कह दे तो मुझे कोई इसमें तकलीफ भी नहीं है। चुराने वाली बात विशाल जी तब हो जाती है जब आप दूसरे का कंटेंट या दूसरे के व्यूज को अपना समझ के पेश करते हैं, लेकिन जब आप उसकी बातों को फुल क्रेडिट दे रहे हैं उनको, तो या फिर ये चुराने वाली बात होती ही नहीं है। ये कंप्लीटली आप एक तरीके से उनके मिशन को आगे बढ़ा। जी बिल्कुल। मैं बस ये कहूंगा कि मेरे जो सेशंस का कंटेंट है काफी सारा, जी, वो उनको सुन सुन के जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वहां से निकला। तो द होल क्रेडिट गोज टू हिम। जो मैं आज काम कर पा रहा हूँ, जो पिछले 1-1.5 साल, और इनफैक्ट मैं 2018 में भी कुछ सेशंस कर रहा था, कुछ बातें कर रहा था, पर वो जो बातें थी और जो मैं आज बातें कर रहा हूँ, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। तो आचार्य प्रशांत को, इनको मैंने जितना ज्यादा सुना है उतनी ज्यादा क्लैरिटी आई है, और मेरे सेशन का जो कंटेंट है वो एडवांस होता चला गया उस वजह से। तो बहुत बड़ा क्रेडिट सीधे सीधे उनको जाता है कि उनको सुनते सुनते जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली गई, वही मेरे सेशंस में अभी दिखाई दे रही है। Got it. Completely got it. These are the 3 aha moments. ये 3 aha मोमेंट मैं कहूंगा बहुत बड़े हैं, इसको शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जी। थैंक यू सो मच विशाल जी। आपके साथ बात करते हुए समय का ही पता नहीं लगा। इनफैक्ट हम लोग सेशन के ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं, लेकिन जाते जाते हम आपसे सुनना चाहेंगे कोई स्पेशल मैसेज अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, स्पेशली उन व्यूअर्स को जो शायद मैरिज के बंधन में अभी बनने वाले हैं, या फिर मैरिज में ऑलरेडी हैं लेकिन किसी तरह का चैलेंजेस लाइफ में फेस कर रहे हैं। डेफिनेटली सबके अपने अपने प्रॉब्लम है, तो वो तो इंडिविजुअल का प्रॉब्लम को समझ के देते हैं, लेकिन एक मोटा मोटी क्रक्स की कुछ मैसेज अगर आप देना चाहें, या फिर उन कपल्स को जो अभी पेरेंट बनने वाले हैं या फिर पेरेंट हैं बट उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो सही तरीके से
निभा नहीं पा रहे हैं इस चीज को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो मोटा मोटी इन चारों एरिया को ध्यान में रख के हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आप ये देना 4 क्या 40 भी मैं अगर कर दूं तो जो मैसेज है वो सबके लिए एक ही है जी, जो कि मैं बहुत देर से मैं बोल भी रहा हूँ, वो मेरा सेंट्रल मैसेज है। इनफैक्ट जो ओवरव्यू सेशंस भी मैं इन तीनों अलग अलग ग्रुप सेशंस के करता हूँ, उसमें भी सेंट्रल मैसेज यही है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप किसी और को जिम्मेदार या सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम का जिम्मेदार समझ रहे हैं। नेवर एवर। तो इसीलिए एक ही मूल मंत्र है, आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा, सोच को खोलना पड़ेगा। आपको अपनी सोच को खोलना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी हर एक परेशानी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं है। आपको इस सोच को बहुत खोलना पड़ेगा, अपनी मान्यताओं को, अपने परसेप्शन जो आप मान के बैठे हैं कि ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए, उन सबको गिराना पड़ेगा। बहुत खुले दिल से अपने आप को गलत महसूस करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, और आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ये बोलने में कि हाँ भाई मैं गलत हूं। और जिसने ये बोल दिया वो गलती से बाहर निकल सकता है, जिसने ये ही नहीं बोला कि मैं गलत हूं वो कभी गलती से बाहर नहीं निकल सकता। मेरी सोच ठीक नहीं है, ये मुझे मदद नहीं कर रही है, इस सोच के साथ मेरी जिंदगी की परेशानियां ठीक नहीं हो पाएंगी, ये समझ में आना, इसको एक्सेप्ट करना अपने अंदर और हो सके तो बाहर भी। जिस व्यक्ति ने ये शुरू कर दिया, आपकी क्या पेरेंटिंग प्रॉब्लम, क्या मैरिज प्रॉब्लम, क्या लीडरशिप प्रॉब्लम, कौन सी कोई भी प्रॉब्लम, अब वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। समय लेते 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 आप उन सब से बाहर निकल पाएंगे निश्चित तौर पर। यही एक मूल मंत्र है। Nobody is responsible for your suffering. You are the only one. You have to understand कि आपको इस सोच को बहुत हाई लेवल पे खोलना है। आपको अपनी मान्यताएं, अपने बिलीव, अपने परसेप्शन, अपनी कंडीशनिंग सबको गिनाना पड़ेगा। तभी एक चांस है कि आप जिंदगी का असली मतलब समझ पाएं और एक ऐसा जीवन जी पाएं जो जीने लायक है। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच विशाल जी। इनफैक्ट ये जो आपने मुहिम स्टार्ट की है सोच खोलो, सो विशाल जी के थ्रू से हम अपने इस टॉक शो के जरिए से लोगों को अगेन बोलना चाहेंगे कि प्लीज प्लीज अपने सोच को खोलिए। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो कहीं ना कहीं आपके अपने सोच की वजह से है। उस सोच को खोलने की जरूरत है, उस सोच को एक्सपैंड करने की जरूरत है। और अगर आपको लगता है उसमें आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, आपको हेल्प की जरूरत है, तो विशाल जी जैसे लोग हमारे समाज में हैं और इनके गुरु भी हैं और इनके जैसे और भी लोग हैं। विशाल जी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो विशाल जी का जो पेज है सोशल मीडिया में, सोच खोलो के नाम से आप सर्च करेंगे तो वो अवेलेबल हो जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट हम लोग इन पे हैं। विशाल जी, आपने एक ऑडियंस की तरफ से जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में लेना चाहूंगा, फिर सेशन को कंप्लीट करेंगे। इनका बोलना है कि अगर हमें कितना भी कोशिश कर लें, ये कुछ यही शायद बोलना चाह रहे हैं, कोशिश कर लें बट अपने अंदर प्रॉब्लम दिखाई ही नहीं दे रहा, सारा प्रॉब्लम पार्टनर पे ही दिखाई दे रहा, और पार्टनर को काफी समझाने के बावजूद वो समझ नहीं रहा या रही है, तो इस स्थिति को कैसे हैंडल? क्या ये भी संभव है कि आप सॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है, पर ये संभव नहीं है कि आपकी सारी कमियां, क्योंकि वो बहुत ऊंची स्टेज है जहां पे आपकी सारी कमियां रिजॉल्व हो जाएं। जी। आप ये जरूर हो सकता है कि आपको कमियां समझ में आ जाए और आप उसको रिजॉल्व करना शुरू कर दें, पर आपकी सारी कमियां एक बार में रिजॉल्व नहीं होती। तो अगर इनको कमी नहीं दिखाई दे रही है, इसका सीधा सा अर्थ है सेल्फ अवेयरनेस की कमी होना। यहाँ सेल्फ अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। पहली चीज ये निश्चित तौर पे ये बात है कि सेल्फ अवेयरनेस पूरी तरह नहीं आ पा रही है, और ये तभी हो सकता है कि हमारी सोच इस तरीके की है कि हम एक चीज को सही मान के बैठे हैं, हम किसी एक सोच को सही मान के बैठे हैं, उस सोच के हिसाब से पार्टनर काम नहीं करता, तो जाहिर सी बात है पार्टनर गलत होगा। पार्टनर गलत है। अगर ये सोच हमारी बदलेगी नहीं तो हमको फिर वो पार्टनर का दूसरा रूप नहीं दिखाई देगा, वो दूसरा एंगल नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए 90% बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है कि सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, ये अभी खुद को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर आप वाकई में खुद को समझ पा रहे हैं तो आपको पार्टनर हो सकता है गलत नजर आए, पर आपको कंपैशन जागेगा उसकी तरफ, क्योंकि अगर आप खुद को समझे हैं और आपने अपने ऊपर काम किया है तो आपको पता रहेगा खुद को बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल।
आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अपने आप को बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप एक गो में नहीं बदलते। जब आप बहुत मेहनत करते हैं अपने ऊपर, तब जाके आप कहीं बदल पाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने ऊपर मेहनत करते करते बदल रहा है और उसको पता है कितना चैलेंजिंग है ये, तो उसको ये भी समझ में आएगा कि अगर सामने वाला कोई गलती भी कर रहा है और वो गलती करके मान रहा है कि गलती है और नहीं बदल पा रहा, तो उसे भी पता है कि सामने वाला बड़ी मेहनत कर रहा है। अब आपको कंपैशन जागेगा उसके प्रति। अब आप गलती नहीं देखेंगे सच, आप कहेंगे ठीक है, ही और शी इज ऑन ए जर्नी, ये भी जर्नी पे चल रहा है, अपना समय लगेगा। तो अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है और कंपैशन भी नहीं है। हमको सिर्फ गलती नजर आ रही है, हमको एक्चुअल में अभी नजर नहीं आया कि चल क्या रहा। ये हाई पॉसिबिलिटी है। फैंटास्टिक। जस्ट इसी कंडीशन को दूसरे तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। जरूर। अगर आपका पार्टनर आपकी अच्छाइयों से उसका कोई इत्तेफाक नहीं रखता है या रखती है, वो जब भी मुंह खोले तो सिर्फ कंप्लेन करने के लिए खोले और क्रिटिसाइज करने के लिए खोले, या यूं कहें कि आपके अंदर जो भी मीन मैक है, मतलब छोटी हो बड़ी हो जो भी है, सिर्फ उनको हाईलाइट करते रहे और कभी भी अप्रिशिएट नहीं करे, सिर्फ कंप्लेन क्रिटिसाइज ये करता रहे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल? देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने जो पूछा बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से अधिकतर लोग अपनी कमियों को सामने वाले के सामने एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं, क्योंकि हमने अपनी एक इमेज बना रखी होती है। इसका सबसे बड़ा जो मैं एक तोड़ जानता हूं, या जो मैं कहता हूं, जो मैं सिखाता भी हूं लोगों को, जब आप अपनी कमियों को खुले दिल से सामने वाले के, अपने स्पाउस के सामने एक्सेप्ट करने लगेंगे, अब उसके अंदर हिम्मत आ जाएगी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की भी, क्योंकि वो भी डरता है। वो डरता है इस बात से कि अगर उसने अपनी कोई कमी एक्सेप्ट कर ली तो आप एक इमेज बना के बैठ जाएंगे। तो उसकी इस जो ये धारणा बना रखी है उसने दिमाग में, उसको तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि आप जब भी गलती करें, आप कोई गलती करते हैं और आपको एहसास होता है कि हाँ मेरी अप्रोच इस चीज में ठीक नहीं है, तो जब आप सॉरी बोलना शुरू कर देते हैं, उसको अपनी गलती मानना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे एकदम से भले ही ना हो, धीरे धीरे उस व्यक्ति में चेंज आने लगेगा। क्योंकि रावण और राम हर व्यक्ति में मौजूद हैं। अब हम सप्लाई रावण को दे रहे हैं, राम को दे रहे हैं, ये मैटर करता है। आपने जब अपने राम को सप्लाई देनी शुरू कर दी, तो आपके लिए सॉरी बोलना, माफी मांगना कोई बड़ी चीज नहीं हो जाएगी अपनी गलती के लिए, और फिर उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि हाँ भाई, राम को सप्लाई देना बहुत जरूरी है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विशाल जी, थैंक यू सो मच। तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने समय निकाला, और आज जो भी हमने कन्वर्सेशन करी, आई एम श्योर ये लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को इससे लाभ मिलेगा। सो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि जो भी विशाल गुप्ता जी ने रिलेशनशिप को लेकर बात कही है, जो एक कोर चीज निकल के आया यह है कि रिलेशनशिप में अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप खुद ले लेते हैं तो शायद वो रिलेशनशिप तो ऐसे ही शॉर्ट हो जाती है, और बाकी जो थोड़ी बड़ी चीजें रहेंगे भी वो दूर होने में टाइम नहीं लगेगी। सो दोस्तों, इसी के साथ आज हम विदा लेना चाहेंगे। अगले एपिसोड में एक नए इंस्पायरिंग जर्नी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा। थैंक यू विशाल, बहुत थैंक यू। थैंक यू।